हेलो नमस्कार वरिंदर समाचार में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अस्थायी आउटसोर्स कर्मियों को लेकर। अब इनके भी नियमितीकरण के लिए सरकार जल्द ही योजना बनाई जा रही और इनका भी जल्दी नियमितीकरण किया जाए, क्योंकि संविदा कर्मियों का नियमितीकरण किया जा रहा है, बहुत सुरक्षित किया जा रहा है। तो अस्थायी कर्मचारियों आउटसोर्स कर्मचारियों का भी नियमितीकरण किया जाएगा और जो भी अस्थायी कर्मचारी उनके लिए भी नीति बनाई जाएगी। शासन ने ऐसे संकेत दिए हैं इनको नियमितीकरण करने के, और वेतन वृद्धि भी किया जाएगा। समान कार्य समान वेतन भी दिया जाएगा अस्थायी कर्मचारियों को और आउटसोर्स को। तो मैं पूरी विस्तार से आपको जानकारी देने वाला हूँ, लाइव वार्ता भी सुनाने वाला हूँ। क्या कहना है वासुदेव शर्मा जी का इन अस्थायी कर्मचारियों को लेकर, शासन से क्या वार्ता की गई है। तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जो करें ऐसी अपडेट पाने के लिए। लोग लाइव चर्चा में जुड़ रहे सभी साथियों को का धन्यवाद और एमपीबी के उन संविदा कर्मचारियों को बधाई जो मध्य प्रदेश में 20 साल बाद खुले नियमितीकरण के रास्ते से लाभान्वित होने वाले हैं। 20 साल बाद मध्य प्रदेश में सरकार के समस्त विभागों में काम करने वाले अस्थायी आउटसोर्स संविदा कर्मचारी अन्याय के शिकार रहे हैं। पहली बार एक वास्तविक खुशखबरी या वास्तविक निर्णय, नीतिगत निर्णय सरकार ने लिया है, जिस निर्णय के तहत संविदा विभाग एमपीबी के संविदा कर्मचारी नियमित होने वाले हैं। और जब सरकार कोई नीतिगत निर्णय लेती है तब निश्चित रूप से वह खुशी की बात भी होती है और उससे उम्मीदें जागती भी हैं और ये वातावरण बनता है कि आज इनके लिए हुआ है तो कल हमारे लिए भी होगा। और इसलिए जो संविदा कर्मचारी एमपीबी के नियमित करने का सरकार ने जो रास्ता अपनाया है, चुना है, जिसकी घोषणा की है, वही रास्ता है उन लाखों लाख अस्थायी आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का। यानी विभागीय परीक्षा लेकर जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हें नियमित किया जाए, जो एमपीबी के संविदा कर्मचारियों के मामले में लिया गया है। अब हमारे बहुत सारे कर्मचारी साथियों के दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर सरकार ने एमपीबी के संविदा कर्मचारियों के बारे में ही यह फैसला क्यों किया। बाकी संविदा कर्मचारी जो समस्त विभागों में काम करते हैं, सबसे ज्यादा स्वास्थ्य विभाग में है, इसके अलावा एजुकेशन में भी है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास में भी है, मतलब सारे विभागों में संविदा है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, कार्यरत है। उनके बारे में सरकार ने निर्णय क्यों नहीं लिया। और जो एमपीबी के संविदा कर्मचारियों को जिस विभागीय परीक्षा के जरिए नियमित करने का निर्णय लिया गया है, और ये कोई नया निर्णय भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोई अलग से ऐसा रास्ता खोल दिया है, बना दिया है, जिस पर चलकर ये कर्मचारी नियमित हों। क्योंकि मैं स्वयं, मेरे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा कर्मचारी मजदूर आंदोलन से जुड़कर बीता है। तमाम सारे आंदोलनों का मैं हिस्सा भी रहा हूं। हमने उन तमाम सारी नीतिगत निर्णयों को, सरकारों के निर्णयों को जाना है, पढ़ा है, उन पर बोले हैं, उनके खिलाफ बोले हैं। जो सही है उसको सही कहा है, जो गलत है उसको गलत कहा है। इस तरीके से हमने अपने जीवन के 35 साल निकाले हैं। और ये जो विभागीय परीक्षा लेकर नियमितीकरण का जो रास्ता है, ये रास्ता 2007 में स्कूल शिक्षा विभाग के जो गुरुजी हुआ करते थे, जो शिक्षा गारंटी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते थे, उन बच्चों को जिन्हें उन्होंने ही इकट्ठा किया था और एक निश्चित जगह पर उनको पढ़ाने लगे थे, इसलिए उनको गुरुजी कहा जाता था। उनकी कोई भर्तियां इस तरीके से नहीं हुई थी कि सरकार ने कोई टेस्ट लिया हो, परीक्षा ली हो या कोई कंपटीशन पास करके आए हो, ऐसा कुछ नहीं था। सरकार ने शिक्षा के व्यापक प्रचार प्रसार और शिक्षा से वंचित ग्रामीण इलाकों को के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए एक योजना शुरू की और उस इलाके के जो पढ़े लिखे युवा थे उनसे कहा कि आप बच्चों को, ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जाते या जहां स्कूल नहीं है वहां आप बच्चों को इकट्ठा करें, उन्हें पढ़ाएं, सरकार आपको उस समय के हिसाब से 2-4-500 रुपए महीना देगी। इस तरीके से गुरुजी रखे गए और उन स्कूलों को का नाम दिया गया शिक्षा गारंटी स्कूल। बड़ी संख्या में रखे गए थे, हजारों की संख्या में। गुरुजियों ने संघर्ष किया
लगातार उन्होंने शिक्षक के समान वेतन और सुविधाओं की लड़ाई लड़ना शुरू की। 2007 में बड़ा आंदोलन हुआ, दिल्ली तक में प्रदर्शन किया। मैं खुद, हमारे साथ जुड़े हुए लोग थे ये सब। दिल्ली में प्रदर्शन हुआ। हम लोग उस समय के मानव संसाधन मंत्री आदरणीय अर्जुन सिंह जी से मुलाकात की। ये आपकी योजना के तहत लगाए गए कर्मचारी हैं गुरुजी, इनको नाम दिया गया, इनके नियमितीकरण का कोई रास्ता निकलना चाहिए। और इस तरीके से उस समय की मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह जी थे, उन्होंने एक विभागीय परीक्षा लेकर गुरुजियों को शिक्षक के समान वेतन और सुविधाएं देने का निर्णय लिया और विभागीय परीक्षा हुई और गुरुजी शिक्षक बन गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जिस तरीके के जितने भी अस्थायी कर्मचारी सरकारी विभागों में नौकरी पर रखे जाते हैं, उन्हें नियमित किया जा सकता है। वो रास्ता वहां मौजूद था सरकार के पास कि इस रास्ते से इन लोगों के जीवन को सुरक्षित किया जा सकता है। 20 साल तक इस रास्ते को बंद करके रखा गया। अब एमपीवी के आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों के लिए इस रास्ते को खोला गया है। देर से ही सही, लेकिन एक अच्छी शुरुआत हुई है। अब यहां पर एक थोड़ी सी टेक्निकल बात है कि गुरुजियों की नियुक्ति कोई संविदा पर नहीं हुई थी। इस मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार थी, उन्होंने एक बाकायदा संविदा पॉलिसी बनाई थी। उस संविदा पॉलिसी का ये प्रावधान था कि हम संविदा पर नियुक्तियां करेंगे शिक्षकों की या दूसरे कर्मचारियों की, और वो 3 साल तक परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे और 3 साल की परिवीक्षा अवधि पूरी होने के बाद इन्हें नियमित किया जाएगा। ये मध्य प्रदेश की संविदा पॉलिसी थी जो दिग्विजय सिंह की सरकार के समय बनी थी। और इसी पॉलिसी के तहत शिक्षा विभाग में जितने भी संविदा शिक्षक भर्ती हुए 2001 के बाद, वो सारे संविदा शिक्षक 3 साल की परीक्षा अवधि पूरी करने के बाद नियमित होते चले गए। यानी संविदा कर्मचारियों के नियमित होने की नीति सरकार के पास थी और उस नीति के तहत शिक्षा विभाग में ही संविदा शिक्षक नियमित भी होते रहे। लेकिन इसी नीति को मध्य प्रदेश की सरकार ने दूसरे विभागों के संविदा कर्मचारी जो थे उनमें लागू नहीं की। संविदा पर भर्ती की और उसे उन्होंने नियम कायदों में उलझाकर उनके नियमितीकरण से उनको वंचित रखा। जबकि नियम और कानून ये कहता था ये समस्त विभागों के संविदा कर्मचारी, एमपीबी से लेके ये दूसरे विभागों के, उन सभी संविदा कर्मचारियों को ठीक उसी तरीके से नियमित किया कर देना चाहिए था जिस तरीके से संविदा शिक्षकों को नियमित किया गया था। हम लोग इस लड़ाई को, इस मुद्दे को उठा भी रहे थे और लड़े भी थे। आपको अपनी चर्चा को मैं आगे ले जाऊं, इससे पहले मैं आपको आज एक बात और बताना चाहूंगा जो जरूरी है, जो मेरे खुद के बारे में भी है, कि मध्य प्रदेश में 4 कर्मचारी आंदोलन जीते हैं। 4। पहला दैनिक वेतनभोगी जो अलग अलग विभागों में काम करते थे, जिनको सरकारों ने निकालने का फैसला कर लिया था, उन्होंने संघर्ष किया और वो आज तक काम कर रहे हैं अपने अपने विभागों में। और बीजेपी की सरकार ने उन्हें तमाम सारे वादों के बाद भी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बाद भी, आज भी उन दैनिक वेतनभोगियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया। उनकी लड़ाई चल रही है, लेकिन उनकी नौकरी बचाने की लड़ाई हम लोग जीते थे 2003 में। उसके बाद दूसरे कर्मचारी जो जीते थे वो थे शिक्षाकर्मी। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के भी संघर्ष में हम रहे, उनके साथ जुड़े रहे। दूसरी लड़ाई शिक्षा कर्मियों ने संघर्ष किया, वो जीते। 500 रुपए का शिक्षाकर्मी आज 1 लाख रुपए ले रहा है, वो शिक्षक का दर्जा हासिल कर चुका है। इस लड़ाई में भी हम साथ रहे। तीसरा संघर्ष पंचायत कर्मी जीते, जो 500 रुपए में काम करते थे, अस्थायी तौर पर भर्ती हुए थे पंचायतों में, वो भी लड़े। उनकी लड़ाई में भी हम उनके साथ रहे और वो भी जीते, आज पंचायतों में सचिव है। चौथी लड़ाई गुरुजी जीते शिक्षा गारंटी स्कूल के, उस लड़ाई में भी हम साथ रहे उनके, और गुरुजी भी आज शिक्षक के समान वेतन और सुविधाएं ले रहे हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ये 4 कर्मचारियों के संघर्षों में जीत हासिल हुई है और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं इन 4 ही कर्मचारियों के संघर्षों का हिस्सा रहा हूं। मैं उस समय CITU का स्टेट सेक्रेटरी हुआ करता था और उस CITU में ट्रेड यूनियन में काम करते हुए हमारे जितना भी संपर्क था, जो भी हमारा दायरा था, वो सबका इस्तेमाल हमने इन संघर्षों को जीत में बदलने के लिए किया था। हमने इन लोगों के आंदोलनों में उस समय के बड़े नेता हुआ करते थे, सीताराम येचुरी जी, उनको बुलाया। वृंदा करात इनके आंदोलनों में आई, BP सिंह जी से मिले,
दिल्ली में हम लोगों ने प्रदर्शन किया, मतलब संघर्ष बड़ा चला था और उस संघर्ष के कारण ही ये 4 आंदोलन जीते थे। और इसलिए जो शिक्षा विभाग के संविदा शिक्षक हुआ करते होते थे उनको सरकार 3 साल बाद नियमित करती रही, क्योंकि उनके अंदर संघर्ष की एक ऐसी शिक्षा थी और शिक्षा विभाग में संघर्ष की ऐसी परंपरा थी कि सरकार डरती थी कि अगर इनको नियमित नहीं करेंगे तो ये हमारी पूरी पॉलिसी की ऐसी कर देंगे, चिल्लाएंगे, सड़कों पर नारे लगाएंगे, सरकार को गालियां देंगे। लेकिन बाकी दूसरे विभागों के साथ क्या हुआ, क्योंकि सरकार नहीं नियमित करना चाहती थी और उसके बाद से सरकार ने अपने संगठन को भारतीय मजदूर संघ, राज्य कर्मचारी संघ, शिक्षक संघ, जिन संगठनों का कोई ज्यादा वजूद नहीं था, इनको ताकतवर बनाया, इन लोगों को, इन संगठनों को सक्रिय किया और इन बाकी जिन संविदा कर्मचारी थे विभागों के अलग अलग के, उन सब पर यह दबाव डाला गया कि तुम सब बीएमएस से जुड़ो, राज्य कर्मचारी संघ से जुड़ो, शिक्षक संघ से जुड़ो। और लोग जुड़ते भी चले गए, इन संगठनों के नेता बीएमएस से जुड़े रहे और बीएमएस से जुड़े रहने का नुकसान यह हुआ कि इन्होंने नियमितीकरण का रास्ता मौजूद होते हुए सरकार के पास अपने सुनहरे 15-20 साल अस्थिरता में गुजार दिए, नियमित नहीं हो पाए। अगर ये कर्मचारी, संविदा कर्मचारी जो एमपीबी के हो या दूसरे विभागों के हो, इन्होंने अगर बीएमएस के करीब नहीं गए होते, अपने दम पर स्वतंत्र रूप से संघर्ष करने वाले लोगों के साथ अपने संघर्ष को विकसित किया होता, तो ये कब के नियमित हो गए होते। जो फैसला सरकार, जो नियमितीकरण का रास्ता आज निकला है 2026, 27 जुलाई 2026 को, वो रास्ता पहले से मौजूद था, जिसे बंद करके रखा था सरकार ने, खुल गया होता। इसलिए आज भी सरकार ने सब एमपीबी के संविदा कर्मचारियों को विभागीय परीक्षा लेके नियमित करने का निर्णय लिया है। बाकी विभागों के संविदा कर्मचारियों को उन्होंने चर्चा भी नहीं की। क्यों नहीं की? उन्हें मालूम है कि ये सारे बाकी, चाहे स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारी हो, चाहे पंचायत ग्रामीण के हो या दूसरे विभागों के, उन्हें मालूम है कि जो बीएमएस के खूंटे से बने हुए हैं, ये सरकार के खिलाफ नहीं बोलेंगे, ये सरकार का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए सरकार उनसे निश्चिंत है और इसलिए उनके बारे में उन्होंने चर्चा नहीं की। एमपीबी के संविदा कर्मचारियों के लिए रास्ता 2 कारणों से निकला है। पहला कारण, जो महत्वपूर्ण कारण है, वो ये है कि जब 3-4 साल पहले इन्हीं संविदा और कर्मचारियों ने हड़ताल की थी, जिसका आउटसोर्स कर्मचारियों ने समर्थन किया था एमपीबी के ने, उस हड़ताल में बीएमएस ने उनके साथ धोखेबाजी की थी। हर जिले से आउटसोर्स कर्मचारी निकाले गए थे, 1100 कर्मचारी निकाले गए थे, उस हड़ताल को दबा दिया था और हर जिले से 10-10, 20-20 लोगों को जो नौकरी से निकाला गया था, वो सूची भी बीएमएस ने अधिकारियों को दी थी, क्योंकि बीएमएस की सबसे बड़ी यूनियन एमपीबी में थी, जिसका बिजली कर्मचारी महासंघ के नाम से, जो बीएमएस से संबद्ध है, उन्होंने सूची दी थी इनको दबाने के लिए। जब उस आंदोलन के साथ धोखा हुआ तो जो संविदा कर्मचारी हैं एमपीबी के, उन्होंने बीएमएस से अपने आप को दूर कर लिया और ये कहकर दूर किया कि यदि हमको ऐसे ही जिल्लत भरी नौकरी करनी है तो तुम्हारे साथ रहने से क्या फायदा, हम अकेले बने रहेंगे, अपनी दम पर बोलते रहेंगे, अपनी दम पर लड़ते रहेंगे। और जैसे ही वो बीएमएस से दूर हुए, उन्होंने अपने दिमाग से सोचना शुरू किया, कुछ खुले दिमाग के लोगों से सलाह लेना शुरू की। वो कोर्ट गए, कोर्ट में जीते, वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से भी जीते। सुप्रीम कोर्ट ने ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव को अभी नोटिस दिया इसी नियमितीकरण को लिए, जवाब मांगा कि क्यों नहीं कर रहे अभी तक। जब सब तरफ से दबाव पड़ा, तब जाके ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव को ये जो 20 साल पहले सरकार ने रास्ता बंद कर दिया था, उसे खोला है। ये सच है। अब कायदे से होना क्या चाहिए था? होना यह चाहिए कि जितना भी संविदा कर्मचारी है मध्य प्रदेश में अलग अलग विभागों में, उससे तो कायदे से ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से शिक्षा विभाग के संविदा शिक्षक 3 साल बाद परीक्षा अवधि पूरी करने के बाद नियमित हो जाते हैं, इनके लिए भी यही नियम है कि ये 3 साल की परीक्षा अवधि पे रखे जाते थे। पहले साल 70%, दूसरे साल 80%, तीसरे साल 90% वेतन मिलता था और चौथे साल 100% वेतन देके नियमित कर दिया जाता था। यही नीति इनके लिए भी है, जिसमें शिवराज सिंह ने बदलाव कर दिया था और कई कुछ और चीजें जोड़ दी थी, जिसके कारण ये नियमित होने में बाधा बन रहे थे। तो अब होना ये चाहिए कि इनको इनके नियुक्ति दिनांक से इन्हें नियमित किया जाना चाहिए और नियुक्ति दिनांक से नियमित करके इन्हें पूरी वरिष्ठता मिलनी चाहिए और इतने साल का एरियर भी इनको मिलना चाहिए, इसके वो हकदार है। और ये हम नहीं कह रहे, ये खुद सरकार ने मान लिया है कि ये विभागीय परीक्षा लेकर इनको हम नियमित कर रहे हैं और इनको हम सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे रहे हैं। तब हमारे पास, सरकार के पास ऑलरेडी रास्ता मौजूद है, तो उसके जरिए इनको नियमित करके इनकी वरिष्ठता और जो एरियर है वो इनको मिलना चाहिए। वो रास्ता इनके पास मौजूद था
अब जो विभागीय परीक्षा वाला रास्ता है वो किसके लिए है? विभागीय परीक्षा लेकर स्थायी करने का, नियमित करने का रास्ता है जो समस्त विभागों में अस्थायी और आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिन्हें जरूरत के हिसाब से रख लिया गया है, जिन्हें सरकार के विभागों का कामकाज चलाने के लिए नियुक्त किया गया है, जिनमें अतिथि शिक्षक भी हो सकते हैं, जिनमें पंचायतों, स्कूलों, छात्रावासों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, जिनमें आउटसोर्स कर्मचारी हैं समस्त विभागों के, जिनमें व्यावसायिक शिक्षक हैं, जिसमें ड्राइवर हैं डायल 100 के, 112 के, 1600 मतलब इसके क्या नाम को तुम्हारे पशुपालन विभाग के, ऐसे जो कर्मचारी हैं जो लाखों में हैं, इन्हें विभागीय परीक्षा लेकर उनके कार्यरत पदों पर नियमित किया जाना चाहिए, क्योंकि गुरुजी की नियुक्ति भी वैसे ही हुई थी। जब गुरुजी की विभागीय परीक्षा लेकर नियुक्ति की गई तो इनके लिए, जिन कर्मचारियों का मैं जिक्र कर रहा हूं, इनके लिए विभागीय परीक्षा लेकर इन्हें नियमित करने का रास्ता सरकार के पास है। उस रास्ते को इन्होंने संविदा के लिए खोला है, जबकि संविदा तो वैसे ही नियमित होने के हकदार थे। तो संविदा को तो जो संविदा नीति थी दिग्विजय सिंह की के समय की, उस नीति के तहत नियमित किया जाना चाहिए, और जो विभागीय परीक्षा लेकर नियमित करने का जो रास्ता है, उस रास्ते के जरिए जितने भी लाखों लाख अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनको नियमित किया जाना चाहिए। ये नीतिगत बात है, ये नीतिगत निर्णयों का सवाल है। और ये जो हमने आज आपको ये सारी चर्चाएं की हैं, ये चर्चाएं इसलिए की है कि आप भी समझिए इस सरकार को ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो अपने विभागों में रखे गए कर्मचारियों से बेगार कराए, मुफ्त में काम कराए और उनकी नौकरी में असुरक्षा दे। सरकार की जिम्मेदारी है कि जिससे भी वो काम कराती है उसे उसकी नौकरी को सुरक्षित करे और उसे सम्मानजनक वेतन दे। ये सरकार की जिम्मेदारी है, जिसे सरकार ने 20 साल तक पूरा नहीं किया है। पूरा क्यों नहीं किया है? क्योंकि सरकार कोई किसी की भी हो, सरकार यदि किसी बात से डरती है तो वो संघर्षों से डरती है, और संघर्षों में लगाए जाने वाले नारों से डरती है, वह बदनामी से डरती है। और जब संघर्ष होता है तो वो सरकार की उन नीतियों के खिलाफ होता है जिन नीतियों के कारण अन्याय बढ़ता है, शोषण होता है, अत्याचार होता है। और संघर्ष इसके खिलाफ बोलने की समझ देता है। जैसे अभी दिल्ली में हुआ छात्र युवाओं का आंदोलन, छात्र युवाओं के आंदोलन ने इस देश के करोड़ों करोड़ लोगों को जुबान दे दी है, आवाज दे दी है कि आप बोलिए। सरकार के अन्याय के खिलाफ यदि आप चुप रहेंगे तो ये सरकार आपके ऊपर अन्याय और अत्याचार करती रहेगी। और अब एक ऐसा वातावरण बन रहा है पूरे देश भर में कि अब लोग खुलकर सरकार की नीतियों का विरोध करने लगे हों, चाहे छात्रों से जुड़ी नीतियां हो, चाहे युवाओं से जुड़ी हुई नीतियां हो, चाहे किसानों से जुड़ी हुई नीतियां हो, चाहे मजदूरों से जुड़ी हुई नीतियां हो, अब लोग बोलने लगे हैं। मार्च में मजदूर आंदोलन हुआ कई राज्यों में, हमने अपने पेज पर वहां के वीडियो डाले थे, आपने देखे होंगे। वो आंदोलन भी आक्रामक हुए थे, सरकार डरने लगी थी, ठीक वैसे ही डरने लगी थी जैसे छात्र आंदोलन से मोदी की सरकार डरी है। ये सारी बात मैं आपसे जो कर रहा हूं वो इसलिए कर रहा हूं कि जब तक आप दिमागी तौर पर मुद्दों को नहीं समझेंगे, संघर्ष के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक आप कोई संघर्ष भी नहीं कर सकते और न कि अपनी मांगों के लिए कोई आक्रामक लड़ाई को खड़ी कर सकते हैं। इसलिए मैंने जो आपको उदाहरण दिए कि मध्य प्रदेश में 4 आंदोलन जीते हैं, और 4 आंदोलन दैनिक वेतनभोगी हो, शिक्षाकर्मी हो, पंचायत कर्मी हो, गुरुजी हो, ये 4 आंदोलन जीते हैं। और ये आंदोलन कब जीते हैं? तभी जीते जा सके जब इन आंदोलनों से जुड़े हुए संगठन और लोग बीएमएस से जुड़ रहे। यानी कि मध्य प्रदेश का कर्मचारी मजदूर तभी जीतता रहा जब सरकारी संगठनों से जुड़ रहा। सरकारी संगठनों ने तो आपके साथ अन्याय बढ़ाने में, अन्याय करने में सरकार की मदद की है। ताजा उदाहरण देख लीजिए, 2 बार पंचायतों के रोजगार सहायक भोपाल में महासम्मेलन कर चुके। एक में पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल जी आए थे। उस कार्यक्रम में जो हमारे रोजगार सहायकों ने हमको बताया 50 लाख के करीब खर्चा किया उन्होंने बेचारों ने। क्या मिला? कुछ नहीं। उल्टे उस कार्यक्रम के बाद रोजगार सहायकों की सीआर लिखने का अधिकार सरपंचों को दे दिया गया, बेचारे तिल मिला गए। दूसरा महासम्मेलन हाल ही में उन्होंने किया जिसमें मुख्यमंत्री आए। क्या मिला? कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि मुख्यमंत्री को मालूम है कि ये तो हमारे पाले हुए, हमारे संगठन द्वारा बुलाए गए लोग हैं जिन्हें वो पालतू समझते हैं, और पालतू लोग कभी सरकार के खिलाफ बोलते नहीं है। इसलिए लोग तालियां बजाते रहे उस भाषण पर जो कर्मचारियों के हितों से जुड़ा हुआ भी नहीं था। किससे कहानियां सुना के मुख्यमंत्री जी रोजगार सहायकों को चले गए, एक चवन्नी का फायदा नहीं, कि वो आज भी अस्थायी है।
आप संविदा कर्मचारियों के सम्मेलनों की चर्चा कर लो। हाल ही में बीएमएस ने इनका कार्यक्रम कराया था, जिसमें स्वास्थ्य विभाग या दूसरे विभागों के संविदा कर्मचारी आए थे, बड़ा कार्यक्रम कराया था, खूब तालियां बजवाई। उसमें भी 50 लाख के करीब खर्चा आया था, चंदा उगाई खूब हुई। 2 कार्यक्रम करा लिए संविदा के, क्या दिया था? कुछ नहीं दिया था। ये जो कल जो कुछ भी आदेश निकला है, वह आदेश सुप्रीम कोर्ट के डंडा पड़ने के बाद निकला है, वरना इस